हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेटा बिलियन चैप्टर की और सरफेस केमिस्ट्री की। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आते हैं इस चैप्टर से। अच्छा, इस चैप्टर की एक खास बात बताऊं बेटा, इस चैप्टर से हमेशा सरल क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आदमी एक बार पढ़े, दो बार पढ़े तो वो करेक्ट कर सकता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते, मान लो जो हमसे ना ही हो। ठीक है, अगर ट्राई करोगे तो वो 100% हो ही जाता है। आप कहोगे सर जी कैसे, मैंने कहा चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले एक मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है, आईआईटी जेई एडवांस 2017 का है। क्या कहा इसने, जरा देखो बेटा। तरल एल और एम को मिलाकर बनाए गए एक विलयन के लिए तरल एल के वाष्प दाब विलयन में एम के मोल अंश के विरुद्ध ग्राफ में दर्शाया गया है। जहां एक्सएल और एक्सएम क्रम्स हैं, विलयन में एल और एम के मोल अंश यानी मोल प्रभाज को दर्शाते हैं। इस प्रणाली के लिए लागू होने वाले या वाला सही कथन है। ठीक है, तो भाई इस तरीके से हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ किस किस चीज को निरूपित करेगा। देखो, अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा समझाऊं आप लोगों को, आपको ये प्रारंभिक बिंदु को और अंतिम बिंदु को मिलाऊं, ठीक है, तो आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करना बेटा। अगर इस बिंदु को मैं यहां से मिलाता हूं जेड के साथ, तो यहां पर जो वाष्प दाब है ना, वाष्प दाब वो राउल्ट के नियम से अपेक्षाकृत ज्यादा है। इसका मतलब पक्का क्या होगा, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता होगा। तो पहली चीज तो क्या हो गया बेटा, हमारे पास राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। ठीक है, बाकी हम लोग विकल्प के हिसाब से देखेंगे क्या क्या वो निकलवा रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूछा कि बिंदु जेड शुद्ध तरल एम के वाष्प दाब को निरूपित कर दर्शाता है और एक्सएल बराबर 0 से एक्सएल बराबर 1 तक राउल्ट के नियम का पालन होता है। देखो बेटा, एक्सएल बराबर 0 से एक्सएल बराबर एल तक राउल्ट के नियम का पालन नहीं होता। राउल्ट के नियम का पालन हो रहा होता तो फिर हालत ही होती। लेकिन चलो जेड बिंदु की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या है बेटा, जेड बिंदु पर अगर यहां पर मान लो एक्सएम का मान 1 और 0 दे रखा है, एक्सएल का मान क्या होगा बेटा, 0 और 1 होगा। तो ध्यान रखना कि जो हमारे पास बिंदु जेड है उस पे एक्सएल का मान 0 नहीं है, 1 है। तो आगे चल के 1 से 0 होगा ये, ना कि 0 से 1। तो हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, यहां पर हमें दे रखा है यहां पर क्या बेटा कि एक्सएल बराबर 0 होता है जेड बिंदु पर। ऐसा तो नहीं है भाई, जेड बिंदु पर तो एक्सएल बराबर 1 होना चाहिए और राउल्ट के नियम का पालन। तो पहले वाला कथन तो बेटा क्या हो गया, हमारे पास गलत हो गया। अब बात करते हैं विकल्प बी की। शुद्ध तरल एल और शुद्ध तरल एम के बीच आकर्षण अंतर आणविक बल, ठीक है, विलयन में एल और एम के बीच के बलों की तुलना में अधिक प्रबल होता है। आपको याद होगा जब हमारे पास धनात्मक विचलन होता है ना, तो विलियन का जो एल और एम यानी विलियन का जो वो होता है वाष्प दाब या टोटल दाब, वो अपेक्षाकृत हमेशा कम होता है। ठीक है, राउल्ट के हिसाब से। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आता है वो ज्यादा आता है। इसका मतलब है अगर विलियन का वाष्प दाब राउल्ट के हिसाब से ज्यादा आया है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा बेटा, धनात्मक विचलन। दूसरी चीज ये भी होती है धनात्मक विचलन में कि भाई ज्यादा वेपर प्रेशर कब बना होगा, जब द्रव के जो कण होंगे यानी एल और एम में से वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते होंगे। मान लो थोड़ा सा ही हीट दिया, एल ऊपर जा रहा है, एम उसको कह रहा है जाना। जितने ज्यादा कण गैसीय अवस्था में जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के बीच में आकर्षण ज्यादा होता तो फिर वो एक दूसरे को पकड़ के रखते। जब एक दूसरे को पकड़ के रखते तो बेटा वाष्प अवस्था में ज्यादा कण नहीं जाते और वहां पर क्या होता, वाष्प दाब कम होता। समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वाष्प दाब यहां पर ज्यादा आया है, इसका मतलब अंतर आणविक बल कम रहा होगा विलयन के अंदर। तो ये वाली स्टेटमेंट तो बेटा सत्य है, ये तो करेक्ट है। अब देखते हैं सी बिंदु पर। बिंदु जेड शुद्ध तरल एम के वाष्प दाब को दर्शाता है। अगर बिंदु जेड की बात करूं, ठीक है, बिंदु जेड पर एम का मोल प्रभाज 0 है ना। आप देख लो मोल प्रभाज 0 है। तो इस बिंदु पर जितना भी मोल प्रभाज है वो एल का है। तो यहां पर तो बेटा हमारे पास जो वाष्प दाब दर्शाएगा यानी जो परिमाण होगा ये तो हमारे पास पी नोट एल होना चाहिए। पर
उसने कहा है कि m को दर्शा रहा है, तो m को ये गलत दर्शा रहा है बेटा, तो हमारे पास ये हो गया गलत कथन, इसको हटा देंगे। बिंदु Z शुद्ध तरल L के वाष्प दाब को दर्शाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, L के वाष्प दाब को दर्शाता है और राउल्ट के नियम पर लागू होता है जब XL बराबर 1 होता है। देखो यहां से लेकर यहां तक बीच में राउल्ट नियम लागू नहीं होता, अंत में लेकिन जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान आ गया, यहां पर तो बेटा राउल्ट का नियम लगेगा ही ना, क्योंकि यहां पर प्रेशर का मान उतना ही है जितना हमने सोचा था, जितना राउल्ट ने सोचा था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और आपको ये बता ही दिया कि भाई जेड बिंदु पर क्योंकि एल का मोल प्रभाज 1 रहेगा, तो जितना भी ये वाष्प दाब होगा ये एल का ही वाष्प दाब होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी और डी। क्या हुआ बेटा इसका, बी और डी। अब देखिए भाई आगे अगला क्वेश्चन है जेई एडवांस 2016 में। अब देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। 35 डिग्री सेल्सियस पर राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले या वाला मिश्रण है, मल्टीपल सेलेक्टिव हो सकता है, ठीक है। आपको पहचानना है, उदाहरण मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो इसके लिए मैंने कोई ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा लॉजिक बताए थे, आपको क्लास के अंदर भी याद करना बताया था कि भाई याद कर लेना धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड मिथेनॉल और कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन, ए और बी इसके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। तो जेईई एडवांस 2016 में इतना सिंपल पूछा गया था। पर हाँ, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन कठिन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आईआईटी जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। बेंजीन और नेफ्थलीन कमरे के ताप पर एक आदर्श विलयन क्या करते हैं बेटा, एक आदर्श विलयन बनाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए सही कथन है डेल्टा जी धनात्मक है, डेल्टा एस निकाय की एंट्रोपी धनात्मक है, सराउंडिंग परिवेश की एंट्रोपी शून्य के बराबर है और डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन शून्य के बराबर है। देखो तीन चीजें तो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बता दूं, ठीक है। अब आप लोग सोचिए, अगर कोई प्रक्रम हो रहा है तो डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए, तो ये वाला मान तो हो नहीं सकता। क्लियर। आपको ये पता है कि आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच का मान शून्य के बराबर होता था बेटा, तो ये तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब रही बात बी और सी की, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि भाई किसकी एंट्रोपी बढ़ती है किसकी घटती है। आपको याद होगा क्लास के अंदर ना मैंने आप लोगों को ऐसे डायग्राम बनाने सिखाए भी थे बेटा। जैसे मान लो हमारे पास दो विलयन है, तब इन दोनों मतलब दो अलग अलग पदार्थ हैं, उनको मिलाकर आप क्या कर रहे हो बेटा, एक विलयन बना रहे हो। और चाहे वो कोई भी थे, चाहे वो हमारे पास आदर्श विलयन थे, अनादर्श विलयन थे, किसी भी प्रकार के विलयन थे। आपको याद होगा क्लास में मैंने बताया था अगर इसका लेवल मान लो यहां तक है ए, फिर इसका लेवल अगर मान लो बेटा यहां तक है बी, जब आपको मिलाओगे ना ए और बी का ओवरऑल लेवल यहां पर बढ़ेगा। ए के कण और बी के कणों के आधार पर अगर देखा जाए, पहले ए के कण केवल इतने आयतन में क्या घूम सकते थे, विकृति दर्शा सकते थे, अब इतने में दर्शा रहे हैं। बी के कण पहले इतने आयतन में इतने स्पेस में घूम सकते थे, अब इतने में घूम रहे हैं। तो चाहे ए के आधार पर हो या बी के आधार पर, यानी चाहे बेंजीन के आधार पर हो चाहे नेफ्थलीन के आधार पर हो, दोनों के आधार पर ही जो एंट्रोपी है विकृति है वो बढ़ रही है। तो जो निकाय की एंट्रोपी होगी बेटा, ठीक है, जो निकाय की एंट्रोपी होगी तो हमारे पास क्या होगी बेटा, धनात्मक होगी। लेकिन जब परिवेश की एंट्रोपी की बात करेंगे, ठीक है, तो परिवेश में यहाँ पर कोई ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ नहीं है क्योंकि एंथैल्पी 0 है। जब हमारे पास ऊर्जा का कोई आदान प्रदान नहीं होता, सराउंडिंग की जो एंट्रोपी रहेगी वो शून्य के बराबर रहेगी। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। डेल्टा एस निकाय की एंट्रोपी धनात्मक है क्योंकि देखो ए को भी यानी बेंजीन को भी ज्यादा स्पेस मिला बाद में घुलने के बाद, और बेनेफ्थलीन को भी ज्यादा स्पेस मिला, ठीक है। और डेल्टा एस सराउंडिंग। अब बात करते हैं बेटा जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, और आप लोगों ने देखा होगा अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं बहुत इजी क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन कोई क्वेश्चन आया हो। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा, तरल ए और बी 25 डिग्री सेल्सियस पर सभी सांद्रताओं पर एक आदर्श विलयन बनाते हैं। तो ऐसे विलयन जिनमें ए के मूल अंश 0.25 और 0.5 है, उनका कुल वाष्प दाब 0.3 और 0.4 बार है। शुद्ध तरल बी का वाष्प दाब क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। देखो अगर आप लोग दो विलयन बनाओ बेटा, एक विलयन ये बनाया और मान लो एक विलयन आपने ये बनाया,
ठीक है। अब ये जो आप विलयन बना रहे हो इसमें क्या है, तो ए का जो मोल अंश है वो 0.25 दे रखा है, और बेटा जो दूसरा विलयन है यानी सेकंड विलयन है, इसमें जो मोल अंश है ए का वो 0.5 दे रखा है, ये पहला विलयन हो। और यहाँ का जो कुल दाब है बेटा, तो हमारे स्टार्टिंग में हमारे पास इसका जो पी टोटल होगा वो होगा 0.3 बार, और यहाँ पर दे रखा है बेटा कुल दाब पी टोटल 0.4 बार। अब आपको क्या करना है बेटा, पी नोट बी का मान निकालना है, शुद्ध तरल बी का वाष्प दाब निकालना है। एक बात मैं और बता दूं, अगर ए का मोल प्रभाज 0.25 इसमें है तो बी का मोल प्रभाज आप एक में से घटा दोगे तो 0.75 आएगा बेटा। और यहां पर इसी प्रकार से बी का मोल प्रभाज क्वेश्चन में दे नहीं रखा, लेकिन एक में से घटाओगे तो इतना ही आएगा। अब यहां पर हम लगाते हैं बेटा राउल्ट के नियम के पर आधारित क्वेश्चन को हल करते हैं। आदर्श विलयन है तो आपको पता होगा पी टोटल बराबर होता था ए का मोल प्रभाज इनटू में पी नोट ए प्लस बी का मोल प्रभाज इनटू में पी नोट बी। तो हुआ क्या, हमारे पास पी टोटल का मान दे रखा है 0.3 बराबर ए का मोल प्रभाज कितना हो गया बेटा हमारे पास 0.25 पी नोट ए प्लस 0.75 पी नोट बी। अब आप देखोगे बेटा इस पॉइंट को आप यहां पर 100 से भाग कर दो, इस पॉइंट को आप 100 से भाग कर दो। हल करने पर आप देखोगे कि भाइयों 25 ही कम 25 और यहां पर आ गया 4 और यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 4, ये 4 ब्रज गुणा करके हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास आएगा भाई पी नोट ए प्लस पी नोट बी, पी नोट बी नहीं 3 पी नोट बी बराबर 1.2। ठीक है 1.2, ये समीकरण हमारे पास एक आ गई बेटा इस समीकरण के लिए। अब बात करते हैं इसके लिए बेटा, अब इसके लिए यूज करोगे आप यही समीकरण। ठीक है पी टोटल बराबर ए का मोल प्रभाज पी नोट ए प्लस बी का मोल प्रभाज पी नोट बी। तो हमारे पास पी टोटल दे रखा है बेटा 0.4 बार, ए का मोल प्रभाज दे रखा है 0.5 और पी नोट ए प्लस 0.5 पी नोट ए। इस पॉइंट को आप हटाओगे नीचे आएगा 10, पॉइंट को हटाओगे आप जाएगा बेटा 10। ठीक है और ये 1 से और ये 2 से, ये 1 से और ये 2 से ब्रज गुणा करोगे तो 0.8 आ जाएगा। तो पी नोट ए प्लस पी नोट बी बराबर आ गया 0.8 बार। ठीक है यही था बेटा, और हमारे पास ये होगी समीकरण 2। अब हमें निकालना है बेटा पी नोट बी का मान। तो एक काम करते हैं, समीकरण एक में से हमने माइनस क्या कर दिया बेटा समीकरण 2। समीकरण एक में इधर क्या दे रखा है 1.2। पहले तो आप ऐसे रखोगे पी नोट ए प्लस 3 पी नोट बी बराबर 1.2 और यहां पर बेटा आएगा हमारे पास पी नोट ए प्लस पी नोट बी बराबर 0.8। अब देखो बेटा यहां पर सिंपली जब आप माइनस करोगे ना तो माइनस करने पर ये तो कट जाएगा पूरा, 3 पी नोट बी में से बेटा 1 पी नोट बी जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा बेटा 2 पी नोट बी, और इधर क्या बचेगा बेटा 1.2 में से अगर हमारे पास 0.8 गए तो 0.4, तो पी नॉट बी का मान आएगा 0.2 बार। आ गया भाई 0.2 बार। फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है गाइस फटाफट इसको नोट करिएगा। हो गया भाई नोट? अगर हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ लेते हैं। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है जो है जेई एडवांस 2018 का। ठीक है जेई एडवांस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले देखना उसी प्रकार का क्वेश्चन है बस थोड़ा सा हटके है। इस बार क्या है बेटा, तरल ए और बी तापमान 7 पर तापमान में चेक कर लूंगा बेटा टी होगा या क्या होगा, तापमान टी पर मान लेते हैं। सभी सांद्रताओं पर एक आदर्श विलयन बनाते हैं, उसी ताप पर ए और बी के सममोलर बाइनरी विलयन का वाष्प दाब 45 टोर है।
ए और बी के नए विलयन का वाष्प दाब 22.5 टोर है, जिसमें ए और बी के मोल अंश क्रमशः है, ठीक है, एक्स ए और एक्स बी है। इस नए विलयन के लिए एक्स ए बटे एक्स बी का मान क्या होगा ये पूछा है, और यहाँ पर शुद्ध तरल ए का वाष्प दाब 20 टोर है, ये भी दे रखा है। देखो दो अलग अलग विलयन है बेटा, ठीक है, दो अलग अलग विलयन है और दोनों अलग अलग विलयनों पर हम अलग अलग बातें करेंगे। जैसे कि जो पहले वाला विलयन है वो सम मोलर है, यानी उसमें मोलों की संख्या समान है, तो ए का मोल प्रभाज यहाँ पर 0.5 होगा और बी का मोल प्रभाज 0.5 होगा। अब आप सोचोगे सर जी ये मोल प्रभाज 0.5 आपने कैसे लिख लिया? भाई सम मोलर में होता ही है। कैसे? अगर मान लो मैं ए के मोल को n मान लूं और बी के मोल को भी n मान लूं, क्योंकि समान मोल होने चाहिए, तो जो ए का मोल प्रभाज निकलेगा वो ए के मोल बटे टोटल मोल। अब ए के मोल अगर हमने n माने हैं तो टोटल मोल तो बेटा इन दोनों को जोड़ लो 2n हो जाएगा, n से n कट गया तो 0.5। तो सम मोलर का मतलब होता है समान मोलर, उसका मोल प्रभाज आपका 0.5 आएगा। चलो जी, इसका जो टोटल दाब दे रखा है बेटा, इस बार टोर में दे रखा है कितना? 45 टोर। क्या दे रखा है? 45 टोर। और ए का वाष्प दाब भी दे रखा है शुद्ध का, वो क्या दे रखा है बेटा? पी नोट ए का मान भी दे रखा है 20 टोर। चलो यहां से बी का वाष्प दाब निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, यहां पर क्या निकाल लेते हैं बेटा? बी का वाष्प दाब निकाल लेते हैं। और क्या, जो दूसरा विलयन है सेकंड, उसमें ए के मोल प्रभाज को ए ही बोलेंगे और बी के मोल प्रभाज को एक्स बी बोलेंगे। और इसका जो टोटल वाष्प दाब दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है 22.5 टोर। बाकी तो वहां से निकलेगा, क्योंकि शुद्ध तरल का तो समान ही रहेगा बेटा, तो यहां से निकलेगा वही वहां यूज हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोगों ने लगाया बेटा यहाँ पर राउट-ताऊजी का नियम। क्या है भाई? हम लोग जानते हैं पी टोटल बराबर होता है ए का मोल प्रभाज पी नोट ए प्लस बी का मोल प्रभाज पी नोट बी। अब क्योंकि टोटल दाब दे रखा है 45 टोर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 45, यहाँ पर बेटा 0.5, ए का जो मोल प्रभाज है वो दे रखा है क्वेश्चन में 20 टोर है, तो यहाँ पर रख दिया 20 प्लस 0.5 इंटू में पी नोट बी, ठीक है। अब पी नोट बी ये हो गया बेटा हमारे पास, तो हमारे पास ये 10 है 35, तो हमारे पास ये हो गया बेटा 10, तो ये हो जाएगा 35 बराबर 0.5 पी नोट बी, ठीक है, क्योंकि 45 में से 10 जाएगा तो 35 बचेंगे, इधर 0.5 बचेगा। अब इसका डबल कर लोगे तो जो पी नोट बी का मान आएगा बेटा हमारे पास, वो आएगा 70 टोर। क्या आ गया जी? 70 टोर आ गया बेटा। चलिए अब देखते हैं बेटा हम लोग आगे कहानी की, भाई अगले वाले में हम कैसे यूज करेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं पुनः जब इसमें स्टार्ट करेंगे तो टोटल दाब बराबर होगा ए का मोल प्रभाज पी नोट ए प्लस बी का मोल प्रभाज पी नोट बी। अब टोटल जो दे रखा है बेटा वो दे रखा है 22.5, 22.5 बराबर ए का मोल प्रभाज मान लो हमें पता नहीं, पी नोट ए का मान तो 20 था, प्लस बी का मोल प्रभाज को हम लिख सकते हैं 1 माइनस ए का मोल प्रभाज, ठीक है, क्योंकि हमें ए और बी के दोनों के मान निकाल के लास्ट में भाग करने हैं बेटा, क्योंकि हमें हमसे पूछा है एक्स ए बटे एक्स बी क्या होगा, और पी नोट बी का मान निकाल रखा है बेटा 70, यहाँ पर 70 रख लिया, तो यहाँ पर 22.5 बराबर 20 एक्स ए, ठीक है, 20 एक्स ए, फिर यहाँ पर प्लस के 70 माइनस के 70 एक्स ए, ठीक है, और हल करो भाई, माइनस के 70 एक्स ए इधर है, 20 एक्स ए यहाँ प्लस तो माइनस के 50 हो गए, माइनस के 50 को आप उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 50 एक्स ए प्लस के 70 में से 22.5 घटा दो, वो इधर ले आएगा 70 माइनस के 22.5, ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स ए आएगा ना बेटा, एक्स ए वो कितना आएगा भाई? एक्स ए हमारे पास आएगा 70 में से 22.5 चले गए तो हमारे पास 47.5 बचेगा, बटे में हमारे पास 50 आ जाएगा। अगर आपको इसका मोल प्रभाज ज्ञात का मतलब इसका मान निकालना हो एक्स ए का, तो इसको हल करने का एक तरीका और भी है, 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, तो 97 97 94 ये बन जाएगा 95,
बटे 100 यानी 0.95। ठीक है, 0.95 आ गया ए का मोल प्रभाज। अब बी का मोल प्रभाज निकालना क्या बहुत बड़ी बात है क्या? अब आप लोग ऐसे निकाल लोगे बेटा, बी का मोल प्रभाज होगा 1 माइनस के एक्स ए, यानी वो आ जाएगा 1 माइनस के 0.95 बराबर 0.05 आएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है बेटा, एक्स ए बटे एक्स बी का मान। तो आप सोच के देखो, तो एक्स ए बटे एक्स बी का मान होगा तो हमारे पास 19 आएगा। कैसे? 0.95 को जब आप भाग करोगे 0.05 से, दशमलव से दशमलव हटी, तो आप यहाँ पर 19 लेके आओगे और यही इसका करेक्ट आंसर है। आईआईटी जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट नोट करो। पहले सब डेटा दे रखा है, पी नोट बी का मान निकालना है, फिर पी नोट ए और पी नोट बी का मान तो क्योंकि शुद्ध अवस्था में तो समान ही रहता है, तो वही हमने यहाँ पर यूज कर लिया। यहाँ पर मोल प्रभाज एक्स ए और एक्स बी को अलग अलग माना हुआ है, टोटल दाब उसने दे रखा है, और समीकरण को हल करते हुए ए का मोल प्रभाज ज्ञात कर लोगे, फिर एक में से घटाओगे तो बी का मोल प्रभाज आएगा, फिर उनका अनुपात निकाल लेना। ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नोट करिए गाइस। चलिए, हो गया भाई। अब देखते हैं भाइयों आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने, शुद्ध जल 273 केल्विन और 1 बार पर जमता है। 500 ग्राम जल में 34.5 ग्राम इथेनॉल मिलाने पर विलयन का हीमांक बदल जाता है। जल के लिए हीमांक अवनमन स्थिरांक 2 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दे रखा है। नीचे दिए गए चित्र या वाष्प पर वाष्प दाब और तापमान T के बीच ग्राफ को दर्शाते हैं। इथेनॉल का आणविक द्रव्यमान 46 ग्राम प्रति मोल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हीमांक में परिवर्तन को सही ढंग से दर्शाता है? ये 4 ग्राफ दे रखे हैं बेटा, जो मैंने खुद बनाए हैं, मतलब यही है, बनाना क्या मतलब मैं बनाऊं या वो बनाए, ग्राफ ये 4 दे रखे थे। ठीक है, और ये जो है बेटा वाष्प दाब और तापमान के बीच के ग्राफ हैं। अब मैं आपको एक हिंट देता हूं, जब कभी भी हम एलिमिनेट करते हैं ना अपने 4 विकल्पों में से, मान लो कोई ऐसा मानना हो कि भाई ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जहां पर आप इधर से इधर ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे, वाष्प दाब ऊपर जाने पर बढ़ेगा। जब आप इधर से इधर जाओगे तो ताप बढ़ेगा, और ताप के बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है या घटता है? याद करिए। आप कहोगे सर जी ताप के बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है, पर इस बिंदु के बाद तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि ताप के बढ़ने पर वाष्प दाब कम हो रहा है। इसके बाद भी बिंदु ऐसा लग रहा है कि ताप के बढ़ने पर वाष्प दाब कम हो रहा है, इस वाले ग्राफ में भी और इस वाले ग्राफ में भी। ये अगर मेरे पास मान लो ए ग्राफ है, ठीक है, ये मेरे पास बी है बेटा, ये मेरे पास सी है, और ये हमारे पास डी है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है, एक आंसर तो हमें ऐसा निकालना जो डेल्टा टीएफ से निकलेगा अंतर। ठीक है, लेकिन एक हमें यह भी दिमाग में रखना है कि भाई ताप के बढ़ने पर वाष्प ताप बढ़ता है या घटता है। इन दोनों में देखोगे, इन बिंदुओं के बाद जो ताप है वो क्या हो रहा है बेटा, सोच के देखो, ताप है बट क्या हो रहा है बेटा, वो तब भी ताप के बढ़ने पर वाष्प ताप बढ़ रहा है, इसमें भी इसमें भी। इसका मतलब है इतना तो हमें क्लियरली समझ में आ गया कि इसका आंसर सी नहीं हो सकता, इसका आंसर डी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें से ए और बी में से कोई एक चुनना है, चलो चुन लेते हैं भाई, क्या होता है। अब देखो यहां पर सॉल्व करते हैं बेटा। हम लोग ये जानते हैं कि डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ गुणा मोललता गुणा आई। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कहीं दर्शाया नहीं हुआ कि भाई हमारे पास आई हमें निकालना है या वियोजन हो गया है तो आई का मान एक ही रखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो केएफ गुणा एम कर लेते हैं। अब यहाँ पर केएफ का जो मान दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 2, इसको लिखोगे भार बटे अनुभार, मोललता को, गुणा 1 बटा विलायक का भार चाहिए हमें, वो भी किलोग्राम में। अब यहां पर आपने लिखा बेटा 2 गुणा भार कितना दे रखा बेटा, एल्कोहल का 34.5 अनुभार होता है 46, और जो जल का भार दे रखा है वो दे रखा है 500 ग्राम। अब 500 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये कट गया बेटा यहाँ पर 2 से। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पर आ गया बेटा 23 आ गया भाई, 23 आ गया। अब इसको आप हल कर लो,
तो ये मान आ गया बेटा 23, 3 आ गया। तो डेल्टा टीएफ का मान कितना हो गया बेटा 3। अब आपको ये देखना है कि कहां पर हिमांक में परिवर्तन जो है विलयन का और जल का वो अंतर 3 है। तो यहां पर 273 और 270 के बीच का जो अंतर है वो 3 है, दिख रहा है आपको, ठीक है, 3 केल्विन का है। यहां पर बेटा 273 271, तो ये अंतर कितने का हो गया बेटा 2 केल्विन का। तो जब हमारा आंसर ही बेटा 3 केल्विन आ गया, ठीक है, तो फिर हम लोग जो है भाई इसको क्यों यूज करेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ही होगा। ए को आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। समझ में आई बात। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो बी भी नहीं होगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको नोट करिएगा, छापिएगा, आंसर 3 आएगा। फिर आपको बस अंतर देखना है और ग्राफ का प्रतिक्रिया देखनी है कि वो तापमान के बढ़ने पर जो वाष्प दाब है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर ये दो लॉजिक आप लोगों को याद रहेंगे तो क्वेश्चन में ज्यादा समय लगने वाला है नहीं, ठीक है, आसानी क्वेश्चन बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं बेटा। आईआईटी जेई 2022 का 12 का क्वेश्चन है। एक तनु विलयन के लिए जिसमें 100 ग्राम जल में 2.5 ग्राम अवाष्पशील और अनअपघट्य विलेय सोल्यूट घोला गया है। एक वायुमंडल पर क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी 2 डिग्री सेल्सियस है। यह मानते हुए कि विलेय की सांद्रता विलायक की सांद्रता से बहुत कम है, यानी तनु विलयन एक तरीके से ना। विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। टीएस का मान पूछा है बेटा। क्या पूछा है बेटा। टीएस का मान पूछा है। विलयन का वाष्प दाब, टीएस का मान उसने पूछा है। देखो पीएस का मान एग्जैक्ट भी निकालना मैंने सिखाया हुआ था आपको, ऐसा नहीं कि पहले नहीं सिखाया था। पहली चीज तो ये आदर्श विलयन है, क्योंकि देखो ना तो ये आयन में टूटेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अवाष्पशील है तो मतलब ठोस को घोला हुआ है। आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जब हम क्वथनांक में उन्नयन की बात करते हैं तो 25 जो हमारे पास एक वायुमंडल दाब जब होता है, बाह्य दाब एक वायुमंडल होता है, तो वाष्प दाब भी बेटा बाह्य दाब के बराबर होता है। अभी तो जाके वो 100 डिग्री पर उबलना चालू होता है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जल होगा शुद्ध जल, उसके लिए पी नोट ए बेटा एक वायुमंडल होगा, यानी बाह्य दाब एक वायुमंडल के बराबर होगा। अब एक वायुमंडल होता है 760 mm ऑफ Hg कह लो या टोर कह लो बेटा, इसके बराबर होता है। अब यहां पर हमें पीएस का मान ज्ञात करना है। तो आपको याद होगा राउल्ट के नियम पर आधारित एक क्वेश्चन नियम था परिवर्तित, पी नोट ए माइनस के पीएस अपॉन में पीएस बराबर ए के बी के मोल। अरे यार चलो यहां कर लेता हूं, वहां पे वो डिलीट नहीं हो रहा, तो ये डिलीट हो गया। तो पी नोट ए का मान आ गया पहले हमारे पास 760 mm ऑफ Hg। फिर आप क्या करोगे बेटा, पी नोट ए माइनस के पीएस अपॉन में पीएस। आपको याद होगा जब भी कभी हमें भार निकालना अणु भार निकालना हो या दे रखे हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे जो राउल्ट के नियम पर आधारित वो उल्टा फॉर्मूला था। यहां पर हम लिखेंगे बी के मोल और ए के मोल, यानी विलेय के मोल और विलायक के मोल। इसके बाद जब आप हल करोगे तो 760 माइनस के पीएस डिवाइड बाय पीएस बराबर बी के मोल का मतलब होता है बी के भार। अणुभार दे रखा है क्या बेटा इसका, यह मानते हुए कि अच्छा डेल्टा टीबी का मान दे रखा है। ओके 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 ओके, कोई नहीं बेटा, इसको भी यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है, इसको भी यहीं पर छोड़ते हैं बेटा, मैंने इसका यूज करना था, ठीक है। तो पीएस का मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा टीबी से निकाल लेते हैं। आपको याद होगा डेल्टा टीबी जो है वो केबी गुणा मूललता के बराबर होगा, ठीक है। आप कहोगे ठीक है सर। अब डेल्टा टीबी का मान दे रखा है बेटा 2, आप कहोगे यस। केबी का मान दे रखा है बेटा 0.76 गुणा मूललता, निकाल लिया आपने, आप कहोगे यस सर निकाल लिया। अब यहां से मूललता जो आएगी वो आएगी 2/0.76, ठीक है।
फिर आप मोललता से क्या निकालोगे बेटा, मोल प्रभाज निकाल लेना। आपको मोललता और मोल प्रभाज में एक संबंध पता होगा। आप कहोगे सर जी क्या, मोललता बराबर होती है 1000 गुणा पी का मोल प्रभाज, ठीक है, 1 माइनस के बी का मोल प्रभाज और अणुभार जो विलायक होता है उसका, ठीक है। अब 1000 बी का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं, तो यहां पर जो मोललता दे रखी है बेटा वो हमारे पास दे रखी है 2/76, 2/76 बराबर 1000 बी का मोल प्रभाज, फिर यहां पर आएगा हमारे पास 1 माइनस के बी का मोल प्रभाज और जो अणुभार होगा हमारे पास किसका बेटा, विलायक का। विलायक कौन है, जल, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा बेटा 1000। यहां पर क्या आ जाएगा, सॉरी जल का अणुभार होता है 18, माफी चाहूंगा 18, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन को करके दिखाना पड़ेगा कि भाई चलो ठीक है इतना समझ में आ गया, इस समीकरण में अब कुछ नहीं बचा, इसकी ब्रज गुणा इधर करोगे, इसकी ब्रज गुणा इधर करोगे, तो यहां पर आप xb का मान निकाल लेना। xb का क्या निकाल लोगे आप, मान निकाल लोगे, निकल गया xb का मान। अब हमें निकालना है ps, तो आपको याद होगा बेटा, आपको याद होगा कि जो हमारे पास P नोट ए, राउल्ट का नियम, RLBP का सूत्र होता है, वो क्या होता है भाई, RLBP का सूत्र P नोट ए माइनस के PS अपॉन P नोट ए बराबर B का मोल प्रभाज। तो आप पता है क्या करोगे, B का मोल प्रभाज तो यहां से ज्ञात करोगे। अब हमारे पास P नोट ए का मान मान लो 760 है, माइनस PS अपॉन 760, और जो हमारे पास B का मोल प्रभाज यहां पर आया है, ठीक है, यहां पर जो B का मोल प्रभाज आया है यानी विलेय का, तो यहां रखोगे, ब्रज गुणा करके हल करके PS का मान निकाल लेना। अब ये काम तुम्हें करके खुद दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, वहां पर भी आप लोगों को क्वेश्चन खुद ही करने हैं। तो अगर मान लो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं तो बाकी की कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ठीक है। वापस से देखो भाई, क्वेश्चन में क्या था, उन्होंने 1 विलियन का पहले क्वथनांक में उन्नयन दे दिया, ठीक है, और सब कुछ निकलवाने के बाद फिर कहता है कि उस टाइम पर विलियन का वाष्प दाब क्या होगा। तो एक अणु संख्या गुण की का जो संबंध है वो दूसरे से दर्शाया गया है। तो पहले से हमने बेटा इससे मोल प्रभाज मोललता ज्ञात करी, मोललता से हमने मोल प्रभाज ज्ञात करा, क्योंकि ये संबंध हमें पता है। और आपको याद होगा जब आपकी रेगुलर क्लास भी चलती थी तो वहां पर भी इस वाले संबंध को इंपॉर्टेंट करके बोला गया था कि भाई एक यही है इस विलियन चैप्टर में जो संबंध इंपॉर्टेंट है, जो हमारा टाइम बचाएगा, ठीक है, मोल प्रभाज और मोललता में संबंध। तो आशा करता हूं कि ये आपको याद ही होगा। जहां से आपने बी का मोल प्रभाज निकाला, वो बी का मोल प्रभाज आप यहां रख दोगे, पी नोट ए का मान आप जानते हो 760 है, पीएस का मान निकाल लोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या आंसर इसका आ रहा है आपका, ठीक है गाइस, मतलब बच्चों मैं भी दया लगता भाई साहब। अब देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, आईआईटी जेई 2006 में क्वेश्चन दे रखा है, 1 विलियन जिसमें 100 ग्राम जल में 0.1 ग्राम K3FeCN6 आणविक भार 329 घुला है, उसका हिमांक क्या होगा, जल के लिए KF का मान दे रखा है। देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन ना आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन की कहीं ना कहीं कमी रहती होगी। अब जब हमारे पास K3FeCN6 होगा तो इतनी तो बात बेटा क्लियर है, ठीक है, इतनी तो बात क्लियर है कि ये हमारे पास संकुल आयन है, जब टूटता होगा K3FeCN6 में तो ये ऐसे टूटता होगा 3K पॉजिटिव प्लस FeCN का 6 और 3 माइनस। आपको पता है अनादर्स विलियन है तो आई का मान कितना होगा बेटा, आई का मान होगा 4, क्योंकि ये हमारे पास जो विद्युत अपघट्य है ये 4 आयनों में टूटता है और पूर्ण रूप से टूटता है। अब अनादर्स विलियनों के लिए जो डेल्टा टीएफ का मान होता है ना बेटा, डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ गुणा मोललता गुणा आई। तो बेटा केएफ का मान उसने दे रखा है, ठीक है, मोललता को हम ज्ञात कर लेंगे, कैसे भाई,
भाई केएफ का मान दे रखा है इन्होंने 1.86 गुणा, मूललता को लिखेंगे भार बटे अनुभार, इसका यूज करते हैं बेटा ये सोल्यूट का यानी विलेय का, गुणा 1 बटे भार, इसका बेटा जी विलायक का, वो भी किलोग्राम में, और गुणा में आई। आई का मान हमें कितना दे रखा है बेटा जी 4, मतलब दे क्या रखा है, हमने निकाला है। अब आप इसको हल करोगे तो 1.86 गुणा भार कितना दे रखा है बेटा उसका 0.1, अणुभार कितना है बेटा उसका 329, विलायक का भार कितना दे रखा है बेटा 100 ग्राम जल, उसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। चलो सर हमने ऊपर 1000 से गुणा भी कर दिया। और आई का मान दे रखा है बेटा जी 4, आई का मान दे रखा है 4। अब डेल्टा टीएफ का मान आपका ये आ गया। पूछा क्या है बेटा, हिमांक पूछा है, ध्यान रखिएगा, हिमांक पूछा है ना कि हिमांक में अवनमन। अगर आप जल्दबाजी में रहोगे तो हिमांक में अवनमन धनात्मक आएगा, लेकिन आपको अगर ये पता है यहां से डेल्टा टीएफ निकालने के बाद तो डेल्टा जो टीएफ सॉल्यूशन होता है ना यानी विलियन का, वो होता है टीएफ, टीएफ जो आपके पास सोलवेंट होगा उस अवस्था में माइनस के डेल्टा टीएफ। अब क्योंकि हमारे पास विलायक कौन है बेटा सॉल्वेंट जल, और जल का हिमांक कितना होता है बेटा 0, तो 0 में से आप माइनस कर दोगे डेल्टा टीएफ, ठीक है। तो जो भी मान आएगा जब आप 0 में से घटाओगे तो उस पर माइनस चिन्ह आ जाएगा। फिर आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प बेटा करेक्ट है, ठीक है। तरीका सिंपल था, आईआईटी जेई 2006 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। उस टाइम पर आईआईटी का पेपर मतलब ऐसा नहीं होता था कि जेई मेंस अलग एडवांस अलग एक ही पेपर होता था, तभी हमारे पास क्वेश्चन आया था बेटा। आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कमेंट में आंसर देंगे भाई, कमेंट में आंसर देंगे इसका। इस क्वेश्चन को मैंने नाम भी दे दिया है अल्फा, अल्फा क्वेश्चन का नाम है ये। अगर नंबर नहीं तो अल्फा क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में दोगे आप। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है आईआईटी जेई एडवांस 2021, और ये बेटा हमारे पास जो 2021 में आया ये पैराग्राफ का क्वेश्चन था, और इस पैराग्राफ में दो चीजें पूछी थी, एक्स का मान और वाई के मोड का मान, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं क्या है। एक 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विलियन ए के लिए ए का जो क्वथनांक है ना वो x डिग्री सेल्सियस है। विलियन ए में समान आयतन 0.1 मोलल बेरियम क्लोराइड BaCl2 का जलीय विलयन मिलाने पर नया विलयन बी प्राप्त होता है। विलयन ए और बी में जल के क्वथनांक का अंतर पूछा है। देखो ए और बी के जो क्वथनांक का अंतर है वो वाई मोड गुणा 10 की घात माइनस के 2, ये 20 नहीं है 2 है बेटा, डिग्री सेल्सियस है। मान ले कि ए और बी का घनत्व जल के समान है, विलय पूरी तरह से घुलनशील है, और केबी का मान 0.5 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। एक्स का मान क्या होगा पहले ये पूछा है, वाई का मोड क्या होगा, परिमाण क्या होगा, ये पूछा है। तो दोस्तों क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। जब भी कभी लंबा क्वेश्चन होता है ना तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार हम पढ़ें ताकि क्वेश्चन हमें समझ में आए, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई, मतलब पहले वाला पार्ट। इसमें क्या है, जब केवल ए था, इसमें कुछ घोला नहीं आपने, बी कुछ नहीं घोला ना बनाया कुछ बी घोल के, आपने क्या करा है 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विलियन ए में, ठीक है। पहले एक हमारे पास इसमें क्या AgNO3 है, AgNO3 जब टूटता है ना तो बेटा Ag प्लस और नाइट्रेट आयन में टूटता है, और आपको ये बात पता होगी दुनिया के सभी धातु नाइट्रेट पूर्ण रूप से टूटते हैं, परबल भी तो हटे होते हैं। तो इसके लिए I का जो मान होगा वो तो हो जाएगा 2। मोललता हमें कितनी दे रखी है बेटा 0.1 मोलल दे रखी है स्टार्टिंग में। और भाई हमारे पास ये पता है Kb का मान भी दे रखा है, Kb क्योंकि विलायक तो सेम होगा तो Kb का जो मान है वो है 0.5 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक। तो यहां पर हम डेल्टा टी भी निकाल लेते हैं। डेल्टा
टीबी बराबर होगा केबी गुणा मोललता गुणा आई। अब डेल्टा टीबी जब हम लोग निकालें, क्योंकि हिमांक में उन्नयन की बात करी है, इसने सॉरी क्वथनांक में उन्नयन की बात करी है, तो क्वथनांक पूछा है। देखिए केबी का जो मान है ना बेटा, वो हमें दे रखा है 0.5। एम का जो मान है वो है 0.1 मोलल, और आई का जो मान है वो 2 है। क्या है बेटा जी? 2 है। तो आप ये देख के चलिए, यहां पर 2 की मल्टीप्लाई जब 0.5 से करोगे 1 आ जाएगा, तो 0.1 ही आएगा। डेल्टा टीबी का मान कितना आ गया बेटा? 0.1 आ गया। कन्फर्म? आप कहोगे हाँ सर, 0.1 आ गया। तो डेल्टा टीबी क्वथनांक कितना हो गया? x। ठीक है, क्वथनांक कितना हो गया बेटा? x हो गया। अगर आप यहां पर क्वथनांक निकालोगे ना, आप क्वथनांक, तो आप समझ के चलिएगा, जो हमारे पास विलियन का क्वथनांक होता है, तो हमेशा विलायक के क्वथनांक, तब टीबी सॉल्यूशन जो होता है वो होता है टीबी सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी। अब बेटा यहां पर सॉल्यूशन का चाहिए, तो डेल्टा टीबी सॉल्वेंट कितना दे रखा है बेटा हमारे पास? सॉल्वेंट का तो 4 डिग्री सेल्सियस है। डेल्टा टीबी का मान कितना आया बेटा हमारे पास? 2 की मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से तो आएगा हमारे पास 1, और 1 की मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से तो 0.1 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया बेटा? 0.1। तो 100.1 डिग्री सेल्सियस ये एक्स का मान आ गया। कितना आ गया बेटा? ये एक्स का मान आ गया। आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बेटा बात। मान तो चार विकल्प आएगा, वाई का मोड, वाई का मोड फिर बी आएगा, और बी का क्वेश्चन आएगा। देख इन्होंने कि समान आयतन का 0.1 मोल आने पर एक नया विलयन प्राप्त होता है। ए और बी के क्वथनांकों का अंतर, जैसे हमने क्वथनांक है, क्वथनांकों का जो अंतर है वो वाई मोड। देखो बेटा, एक मैं बात आपको लोगों ने क्या करा कि जब हमारे पहला विलियन था ना, जिसका वाले 10 हमने क्या विलियन समान आयतन, आयतन समान है, एक बल बेग, मान लो ये हमारे पास 0 बी आयतन है, आयतन है आया, और मिलाने के बाद हमारे पास एक है। अब इसमें हमारे पास आयतन होगा, टोटल आयतन टू। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने बताई होगी, वो क्या था बेटा? एस का मिश्रण आपस में करते हो, और इसकी वजह से एक छोटी बात आप ध्यान रखें, तो बहुत अति तक ए और बी का घनत्व का मतलब है स्थिरता और विना, आपके जो मोलरता और मोल बराबर मान। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं भाई, और विलायक का जब घनत्व मान है तो आयतन भी। तो आप एक काम करना है यहाँ पर, आयतन को भार के बराबर मान लो चाहे तो, है, या फिर बेटा इस मोलरता के हिसाब से मान। आपको ओवरऑल क्या है, पहले तो इन दोनों की अभिक्रिया कर लो, कर लो आप एक का नो आपस में क्या करेंगे,
यहाँ पर अवक्षेप होगा, अवक्षेप करके हैलाइड जो है आप दो, आपने दो, आपने अब हमारे पास क्या था, अभी बैलेंस हो गई तो भाई अगर चलें तो हमारे पास 2.1 V आएगा, हमारे पास 2.1 है सर, करता हमारे पास मान लो अब ये अब इसका भी कितना बेटा, आगे हमारे पास 0। अब क्योंकि ये दो मोल क्या करने जाएगा बेटा, और यहाँ पर जो बचा रह जाएगा वो रह जाएगा 0.05 रह जाएगा, अवक्षेप है कितना है हमारे पास, क्या होगा बेटा अवक्षेप बैठ जाएगा, अवक्षेप हमारे पास क्या होगा बी, बात करें यहाँ पर सीमा हमारे पास कौन था, ये था 0.1, दो से इसका एक बनता तो 2.1 बेटा 0.1 बनते। अब हमें पहले बेरियम क्लोराइड के मोल है और बेरियम नाइट्रेट, और दोनों आई का मान 3, आप देखो तो हमारे पास क्या होगा बेटा NO3 हट गया होगा उसका, और AgNO खत्म हो, अब हम नई मूलरता निकालेंगे ACl, अब नई मूलरता ACl2 तो ये हमारे पास होगा 0.05 0. हो गया भी का आ गया बेटा, तो 5/, आ गया। अगर हम पास आएंगे पास 0.1 आएगा ना, है तो 0.1 आया होगा हमारे पास, इसके आयतन तो हमारे पास 20 करता आ गई, हमारी करता क्या करता क्या लीजिए, आई का मान 30 और आई का मान इसके, अब आपको इस के लिए क्या निकालना है, डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा हमारे पास डेल्टा टी, टी का सेम गुणा आई प्लस के गुणा, आप लोग एक चीज यहाँ पर अभी से आई भी रहेगा, एक काम कर लेना गुणा, अब दो का मान दे रखा क्वेश्चन 0.5, 0.5 मोल हमारे पास कितने 0.0, आई का मान कितना था
अब हमारे पास क्या हो गया, तो से क्या कर लो आप, 0.5 आएगा प्लस ये 5 का भाई 0.5 7.5 बेटा हमारे का वो आ गया। अब हमारे सामने क्या आ गया भाई, डेल्टा टी भी आ गया। तो हमारे पास नए का आएगा, वो आएगा आगे हमारे पास। आप क्या है कि दो क्वथनांक है, जल के क्वथनांक का अंतर वाई गुणा का जो क्वथनांक आया था बेटा, वो आया था हमारे पास 2.1 और जो अंतर आया है भाई, आया वो आया है हमारे पास जब इसकी निकालेंगे है इनका आया था बेटा 100 माइनस आएगा हमारे पास और वाई गुणा 10 की घात माइनस निकालते भाई, निकाल निकाल पर आगे था आप इसको आएगा भाई का जो आएगा वो करिए बेटा इसको नोट भाई, आगे होगा है वो है वाई मोड, वाई की तो ये एडवांस 2021 क्या करके क्रमांक है रहेगा, रहेगा तो रहेगा, ये बच्चा रहेगा तो भी रहेगा, तो फिर आई ओवरऑल जो हमारे डेल्टा टी आगे हल करके। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन आईआईटी 2000 का क्वेश्चन है, पात्र एक में वास्तुशिल्प एक्स को W1 हम है, पात्र दो समान मात्रा नाम अन्य अवास्तविक वाई तो W1 साथ बोला गया है, दोनों पात्र समान ताप और दाब पर है, एक्स का मोलर द्रव्यमान वाई के मोलर का 80 अपनी संबंधित सांद्रताओं पर एक्स का 1/2 गुणांक आई वाई के 1/2 गुणांक का एक पात्र एक के विलयन के क्वथनांक में टी पात्र दो के विलयन गुणांक के टी अब कितना प्रतिशत हमसे है
IIT 2024। तो पहले तो आप बेटा इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ें, फिर मैं कराना चालू करूंगा, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन लंबा होता है तो कम 2 बार पढ़ना चाहिए। पढ़ो बेटा इसको, बताओ भाई कैसे करो। ये तो पात्र बनाओ बेटा, पात्र दे, पात्र ले, अपने आप आ जाता है। अब एक बार यहाँ पर x, अब यहाँ पर W2 है वास्तविक है, और यहाँ पर जो W x का भार है वो W, और W1 ग्राम जल है, भार है, और पात्र दो समान मात्रा में W2 ग्राम वाष्पशील मिले y को W1। यहाँ पर y का जो भार होगा वो, और जल का जो भार है बेटा भी, दोनों पात्र समान ताप और दाब पर है। x का द्रव्यमान y के मूल द्रव्यमान का 80%। तो हमारे पास x, एक हमारे पास m y s बोला है कि x का द्रव्यमान y के मूल द्रव्यमान का 80%। अगर आपने 80% 0.8 m आपको के बाद x का वांट हाफ गुणांक y के वांट हाफ गुणांक 1.2 है। अगर हमने यहाँ पर i का मान i मान i का मान i है, i का मान पात्र ए के क्वथनांक टीवी, पात्र 2 के पहले इसका बराबर आई आपको आएगा बेटा डेल्टा और आई। अगर एक्स और वाई के लिए क्या करा बेटा, एक और अब जैसे आप दोनों भाग करो, यहाँ पर आएगा डेल्टा टी वाला विलयन, डेल्टा टी टी वाई वाला विलयन आएगा। अब जब हम एक्स का भार का भार का भार आई वाई, आपको एक बात चलो दोनों यहाँ पर W1 टैग का भार भी सब है। अब आपने क्या काम करा, हमारे पास आएगा डेल्टा एक्स, एम वाई ऊपर जाएगा, आई बटे और आई एक्स आई का सॉल्यूशन आप कहीं और हो गए तो आपको पहले बोल रहा हूँ भाग कर दिया। देखो एम वाई का मान है बेटा, एम मान 0,
8 गुणा का आई एक्स का मान कितना बेटा 0.2 का आई आई। अब एक चीज आई से आई और हमारे पास आएगा या और 2। अब आपको ये से आ जाएगा इस तरह आगे बात की नहीं आएगा हमारे पास बात तो आगे बेटा आप होगी IIT 2024 आशा करता हूँ आ गया होगा बेटा आप लोगों को एक एडवांस 2023 का क्वेश्चन। अब यहाँ पर डेल्टा एच मिक्स मान बेटा है डेल्टा यानी तो केल्विन पर 0 मोलर का 50 ml घन ml ग्राम प्रति ml है जिसमें 0.06 का है। दोनों विलयन एक ही केल्विन पर प्राप्त मिश्रण का परासरण दाब बताना क्या होगा। ठीक है का मूल्य 8 है। चाहे तो आप इसको मिक्स कर लो ठीक है कर लो ज्यादा बढ़िया रहे। क्या आपको मैं एक और बात बता दूं आप सॉल्व कर ले जब भी हमारे पास परासरण दाब वाले क्वेश्चन तो ये बहुत अति तनु विलयन और इनमें मोलरता और मोललता बराबर होगी है तो आप निकाल लेना बाहुबली बॉक्स में जैसे 0.2 मोलल है आपको लोग जानते हैं आपको जानते हमारे पास और हम बाद में परिणामी 2.2 तक आए काम दे रहा और फिर हमने रखे असाइनमेंट आने पर समझ तो एक तरीका है कि मेरी बात मान लो ठीक है क्या भाई मेरा एक तरीका यह है कि आप सीधा बात मान लो कि भाई जो हमारे पास तनु विलियन है ठीक है ठीक है उनके लिए मोललता और मोलरता बराबर है कि हम लोगों को यहां पर पता है क्या करना है बेसिकली हम लोगों को यहां पर करना है बेटा यूज पाई बराबर CRT का प्रयोग आई गुणा CRT का प्रयोग। अब क्योंकि विलियन आदर्श है ठीक है आदर्श विलियन है तो आई का मान 1 हो जाएगा तो हमारे पास CRT आर का मान हमें पता है तापमान दे रखा है सांद्रता निकालनी है तो बेस्ट तरीका ये होगा कि भाई देखो अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा लेकिन वहां पर टाइम भी बचाना है थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहां पर जब इन दोनों को जोड़ा तो इतना आयतन आ गया अगर हम यूरिया के मोल निकालें यहां पर तो मोलरता गुणा आयतन ये करना पड़ेगा मोलरता हमने मोललता को ही मोलरता मान लिया 0.2 गुणा 50 तो हमारे पास आ गया बेटा 10 मिलीमोल। आप जब यहां पर मोल ज्ञात करोगे तो यहां पर तो सीधा निकलेगा भार बटे अणुभार से भार हमें दे रखा है 0.06 अणुभार होता है 60
मिलीमोल में कन्वर्ट कर लेना, तो 1000 से गुणा कर दोगे आप, ठीक है, 1000 से गुणा कर दिया आपने, तो इस पॉइंट से पॉइंट चला गया बेटा, तो 6 से 0.01 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 मिलीमोल आएगा। जोड़ने के बाद यहां पर 11 मिलीमोल आपके पास यूरिया है और आपके पास बेटा टोटल आयतन है। तो यहां पर जब आप मोलरता निकालोगे यूरिया की, तो यूरिया के मिलीमोल रखोगे और टोटल आयतन रख दोगे नीचे, यानी 11/300 ये आएगा बेटा। आपने यहां पर सांद्रता पर रख दिया 11/300, क्योंकि सांद्रता मतलब मोल प्रति लीटर वाली है। आर का मान क्वेश्चन में दे रखा है तो वही यूज करेंगे, 65 लीटर टोर पर केल्विन पर मोल, तो हमने यहां पर 62 रख दिया। अब टेम्परेचर देखो बेटा कितना है, टेम्परेचर हमारे पास 300 केल्विन है, तो 300 केल्विन रख दिया, इससे बेटा ये कट गया। अब हमारे पास 11 दूनी 22 होते हैं और 11 छंग कितने होते हैं बेटा 66, 66 में 2 जोड़ दोगे तो 68 हो जाएगा, तो 682 mm ऑफ Hg आ गया। इतने कम टाइम में सॉल्व हो गया। आपने क्या काम करा, बस यहां पर मोलरता को मोलरता मान के यूज करा जो मैंने कहा उसके हिसाब से। अब मैं प्रूव करता हूं कि क्यों, कैसे कहा मैंने। देखिए भाई किस वजह से मैंने कहा होगा, अगर मान लो मेरे पास एक विलियन है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने दे रखा था, तो आपको पता है सारी चीज करने का तरीका तो मैंने सिखाया हुआ है आपको। यहां पर सोल्यूट है यानी यूरिया, यहां पर सॉल्वेंट है यानी जल, और यहां पर हमने क्या लिख दिया सॉल्यूशन यानी विलियन। भार, आयतन, घनत्व। देखो आपको इतना पता होना चाहिए कि विलियन का जो घनत्व है वो उन्होंने दे रखा है 1.012 ग्राम, 1.012 ग्राम, और हमारे पास 2 मोलल है, 0.2 मोलल है। 0.2 मोलल का मतलब होता है 0.2 मोल प्रति किलोग्राम, है ना, मोल प्रति किलोग्राम। अब यूरिया के मोल 2 आ गए, 0.2, तो भार क्या होगा बेटा, मोल गुणा अणुभार, तो 0.2 गुणा 60 बराबर 12 आ गया बेटा, तो ये आएगा 12 ग्राम। विलायक का 1000 किलोग्राम, ठीक है, और इनको जोड़ोगे तो 1012 आएगा। फिर आप विलियन के लिए प्रयोग करोगे ना, विलियन के लिए प्रयोग करोगे तो घनत्व बराबर होता है भार बटे आयतन, आयतन बराबर होगा भार बटे घनत्व। तो भार हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास भार हमारे पास था 1012 बटे घनत्व 0.12, कटने के बाद ये फिर से 1000 ही आ गया। कितना आ गया भाई, 1000 आ गया दोस्तों। अब हमारे पास 1000 ml आ गया विलियन का। अगर मुझे मोललता निकालनी है यूरिया की, तो मुझे यूरिया के मोल रखने पड़ेंगे बटे टोटल आयतन विलियन का। यूरिया के मोल तो हमने 0.2 पहले ही मान रखे हैं। टोटल आयतन बेटा 1000 ml है, लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा। तो आप देखोगे इस वाले केस में जो अति तनु विलियन है उसमें मोलरता 0.2 और मोललता जो दे रखी है 0.2 वो बराबर है। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि आपको ये टाइम खर्च हो, आपको ऐसे मिक्स करना पड़े, तो मैंने आपको हिंट के तौर पे बता दिया कि वहां पर आप मोललता को मोलरता के बराबर मान लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। आईआईटी जेईई एडवांस 2022, 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.8 किलोग्राम जल में 0.1 मोल आयनिक लवण घोलकर एक जलीय विलयन बनाया जाता है। विलयन में लवण 90% वियोजित रहता है, ठीक है, विलयन में 90% वियोजित रहता है। विलयन का वाष्प दाब इतना है, तो शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना है। आयनिक लवण के एक फॉर्मूले यूनिट में कुल आयनों की कितनी संख्या होगी ये पूछा है, ठीक है, कुल आयनों की कितनी संख्या होगी ये पूछा है बेटा। तो देखो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों क्लियरली बात, ठीक है, आप लोग क्या करोगे बेटा, आप आरएलवीपी का सूत्र लगाना। अब क्योंकि यहां पर 90% वियोजन हो रहा है आरएलवीपी,
ठीक है, RLVP से क्या हो जाएगा आपका, आई का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, RLVP से आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, P नोट A माइनस के PS अपॉन P नोट A बराबर B का मोल प्रभाज इनटू में I। ठीक है, अब यहां से P नोट A का मान 60, PS का मान 59.724, P नोट A का मान 60, XB मोल प्रभाज कैसे निकालोगे, जल के आपको भार दे रखा है तो जल के मोल निकाल लेना। ठीक है, और 1 मोल उसका आयनिक लवण दे रखा है, वहां से उसके मोल आ जाएंगे। तो आई का मान आप ज्ञात करोगे। ठीक है, या तो आई का मान ज्ञात कर लेना भाई, और जैसे ही आप लोग आई का मान ज्ञात करोगे, अब आपको क्या करना है भाइयों, आपको सर जी अब हम क्या करें, मैंने कहा देखो भाई, इतना करने के बाद आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आई का मान यहां से निकाल लेना, जब भी सारे मान निकालने के बाद फिर आप लोग एक जानते होंगे, आई तथा अल्फा में संबंध। ठीक है, आई का मान यहां से निकाला, अल्फा का मान आपको दे रखा है 90%, अब इसका रियल नाम होगा 0.9, 0.9, 0.9, अल्फा का मान आ गया 0.9। तो जो भी आई का मान आएगा उसके लगभग आपके पास आयनों की संख्या पता लग जाएगी कि एक फॉर्मूले में इतना है। अगर आप ये भी नहीं निकालना चाहते तो आई का जितना भी आएगा ना बेटा मान, उसका जो भी बढ़ता हुआ पूर्णांक होगा, जैसे 2.5 आया तो उसको 3 मान लेना, 3.1 आया तो 4 मान लेना। तो जो भी आई का मान आएगा वही के नंबर ऑफ आयन होंगे एक फॉर्मूले में, एक अणु में। ठीक है, एक अणु में उतने आयन होंगे। तो आप अगर ये संबंध भी नहीं निकालना चाहते तो जो भी आई का मान आएगा उसके ऊपर जो भी पूर्णांक होगा वो उसका मान होगा। ठीक है, ये खुद करना है आपको दोस्तों। जेईई एडवांस 2022 तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन फिर से आया है जेईई एडवांस 2022 में, 39 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम अवाष्पशील और अनआयनिक विलेय घोलने पर इसका वाष्प दाब 650 mm ऑफ Hg से घटकर 640 mm ऑफ Hg हो जाता है। इस विलेय को मिलाने पर बेंजीन के हिमांक में अवनमन डेल्टा TF का मान क्या होगा, ये पूछा है। कोई नहीं, अभी बताएंगे। दिया गया है बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम प्रति मोल, बेंजीन का मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक KF का मान। ठीक है, देखो बेटा तरीका बताऊं तो समझ में आ जाएगा, आप खुद करोगे, मैं करवा देता हूं। चलो पहले तो आपको समझिए, अवाष्पशील अनअपघट्य है, इसका मतलब है कि भाई साहब ये आदर्श विलयन है। तो आप लोगों ने RLVP का फॉर्मूला पढ़ा होगा, P नोट A माइनस के PS अपॉन P नोट A बराबर B का मोल प्रभाज, और I का मान तो एक दे ही रखा है। अब बेटा P नोट A का मान 650 से घटकर 640, 650 माइनस 640 बटे 650 बराबर B का मोल प्रभाज। यहां से B का मोल प्रभाज 10 बटे 65, ठीक है, 10 बटे 650, 1 बटा 65 आ गया बेटा B का मोल प्रभाज। कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर। फिर आपको मोल प्रभाज से क्या निकालना है बेटा, मोललता। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, मोललता और मोल प्रभाज में संबंध 1000 गुणा बी का मोल प्रभाज 1 माइनस के बी का मोल प्रभाज गुणा जो विलायक है उसका अणुभार। अब 1000 गुणा 1 बटा 65, 1 माइनस के 1 बटा 65, और अणुभार जो विलायक है इस बार बेंजीन है, तो बेंजीन का कितना दे रखा है बेटा, मोलर द्रव्यमान 78, तो यहां पर लिख दिया आपने 78। आगे बढ़ते हैं बेटा, मोललता बराबर आएगी 1000 बटे 65 बटे 65 में से गया बेटा 64 गुणा 78 बटे 65, 65 से 65 कट गया, तो मोललता आ गई 1000 बटे 64 बटे 78। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा TF। डेल्टा TF बराबर होगा बेटा KF
गुणा मोललता। तो बेटा KF का मान दे रखा है उन्होंने कितना 5.12। मोललता आपने अभी निकाली है, 1000 रखोगे ऊपर बटे, और यहां पर क्या आएगा बेटा 64 गुणा 78, 64 गुणा 78। अब जो भी मान आएगा बेटा वही डेल्टा TF है, वही डेल्टा TF है। तो पहले मोल पर भाज, मोल वो निकाला, मोल पर भाज से मोललता, उससे डेल्टा TF। ये रहेगा भाई IIT JEE एडवांस 2022 का PYQ। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तरीका मैंने बता दिया कैसे करना है। एंड में बस वो कैलकुलेशन है, चाहो तो मैं ही लिख देता हूं, लिख ही देता हूं, फिर तुम कहोगे सर जी बताया नहीं हम। चलो भाई, तो 5.12 गुणा 1.02 आएगा भाई, 1.02। तो अगर हमें निकटतम पूर्णांक में आंसर देना होगा तो लगभग 1 आएगा, एक आंसर। ठीक है, आगे देखिए भाई बेटा, हमारे पास अगला क्वेश्चन है IIT JEE एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। सक्रिय चारकोल पर इसके जलीय विलयन में मिथाइलिन ब्लू का अधिशोषण होता है, इस प्रक्रिया के लिए सही कथन है। IIT एडवांस, अब सरफेस वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। IIT एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। देखो बेटा ये होता है भौतिक अधिशोषण, होता है भौतिक, जब भी एक्टिवेटेड चारकोल होगा भौतिक अधिशोषण। अब आपको ये सोच के चलना है कि भाई भौतिक अधिशोषण के लिए कौन कौन से सत्य हो सकते हैं। अधिशोषण के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर सक्रिय एक्टिवेशन की आवश्यकता होगी, यानी सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप कहोगे नहीं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, और मैंने पढ़ाया था प्रयास बैच में आपको और लक्ष्य बैच में इसके दिए थे बेटा मैंने। अधिशोषण के साथ एंथैल्पी में कमी आती है, बिल्कुल, चाहे वो हमारे पास रासायनिक अधिशोषण हो और चाहे हमारे पास बेटा भौतिक अधिशोषण हो। जैसे जैसे अधिशोषण होता है एंथैल्पी कम होती जाती है, डेल्टा H का मान नेगेटिव होता है। तापमान बढ़ने के साथ अधिशोषण बढ़ता है, नहीं, तापमान घटने के साथ अधिशोषण अनुत्क्रमणीय। जो भौतिक अधिशोषण होता है बेटा वो उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बेटा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए बेटा। IIT एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, चारों स्टेटमेंट सही तरीके से पढ़नी है और फिर हमें आंसर देना है बेटा। ठीक है, पहले इन्होंने कहा है अधिशोषण प्रक्रिया से संबंधित सही विकल्प है। केमिजोर्प्शन के परिणाम स्वरूप एक आणविक परत और यूनिमोलिकुलर बनती है। आपको याद होगा रसोअवशोषण, यानी जब भी केमिकल यानी रासायनिक अधिशोषण होता है तो वहां पर एक लेयर ही बनती है, बहुत मल्टी लेयर नहीं बनती। तो ये तो भाई सत्य हुआ। क्या हो गया बेटा, ये तो सत्य हो गया और सही विकल्प को टिक करना है, तो ए तो बेटा करेक्ट आंसर आ। भौतिक अधिशोषण के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन 100 से 140 किलो जूल प्रति मोल की सीमा में होता है। नहीं बेटा, 100 से 140 किलो जूल जो होता है वो रासायनिक अधिशोषण में होता है, भौतिक अधिशोषण में केवल 40 किलो जूल तक, केवल 40 किलो तक मैक्सिमम होता है। तो ये गलत हो गया। रासायनिक अधिशोषण एक उष्मा शोषी प्रक्रम है बेटा, दोनों ही उष्मा क्षेपी होते हैं, चाहे भौतिक अधिशोषण हो चाहे रासायनिक अधिशोषण। तापमान कम करने पर भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया अनुकूल होती है, बिल्कुल सही बात है। तापमान जितना कम होगा भौतिक अधिशोषण उतना ज्यादा होता है। ये सारी चीजें हमने अधिशोषण के बारे में पढ़ी हुई है। करेक्ट आंसर हमारे पास ए और डी होगा, इनको आप टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अब देखिए भाई, IIT JEE एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, लायोफोबिक यानी दर्व विरागी कोलाइडी कणों के स्थायित्व के सही कारणों का चयन करें। क्या बोला भाई, सही कारणों का चयन करें, क्या होगा। ठीक है, करिए बेटा। हाँ तो भाई बताइए, विलयन में उनकी सतह पर आयनों का अधिमान्य अधिशोषण है भाई, जो दर्व विरागी होते हैं उनके सतह पर जो कॉमन आयन होते हैं उनका अधिशोषण होता है। ठीक है, तभी वो स्टेबल होते हैं, अदरवाइज देखो जैसे मान लो हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक दर्व विरागी कोलाइडियन है, आप इस पे जब बाहर से दूसरा विद्युत भट्टे डालते हो फेरिक क्लोराइड, तो वो Fe+3
के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं। अब ये एक के साथ नहीं, बहुत सारे कणों पर होगा। जब एक ही कणों पर समान आवेश आएगा तो वो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये कारण है। विलयन में उसकी सतह पर विलायक का अधिमान्य अधिशोषण, विलायक का नहीं होता बेटा, वो अलग का होता है, अलग विद्युत अपघट्य होता है जो हम एक्स्ट्रा डालते हैं, कॉमन आयन वाला। उनकी सतह पर विपरीत आवेश वाले विभिन्न कणों के बीच आकर्षण नहीं। कोलाइडी कण के चारों ओर विपरीत आवेशों के स्थिर परत और विस्तृत परत के बीच विभव बनता है। देखो जैसे मान लो ये हमारे पास कोलाइडी कण है, यहां पर Fe+3 आयन पहुंचे तो ये धनावेश हो गया, एक लेयर बन गई। फिर जो विलयन में भी तो धनायन ऋणायन होंगे ना बेटा, वो इसको चारों तरफ से घेर लेंगे ऐसे करके। तो जब आप कभी दो अलग अलग प्रकार के विभव, सॉरी आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रहते होंगे तो विभव वहां पर उत्पन्न ही होता है। आपने पढ़ा होगा 1/1/4πε0 और Q1 Q2/r, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो डी करेक्ट है। अब बेटा ये क्वेश्चन हमारे सामने जेईई एडवांस 2012 में आया है। कोलाइडियो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लायोफोबिक द्रव विरागी कोलाइड परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम को केवल मिलाने मात्र से नहीं बनते। बात सत्य है कि केवल मिलाने मात्र से नहीं बनते, उनमें एक स्टेबलाइजर भी डालना पड़ता है, ठीक है, और इनको बनाना थोड़ा कठिन होता है। तो ये बात तो बेटा हमारे पास सत्य हो गई। कथन 2, इमल्सन पायस के लिए परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव है। ये बात भी सत्य है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे दूध है, दूध में फैट भी द्रव होता है और बेटा पानी भी द्रव होता है, और दूध जो होता है वो इमल्सन यानी पायस का ही एक उदाहरण है। किसेल का निर्माण किसी भी विलायक में किसी भी तापमान पर नहीं होता बेटा। उसके लिए एक तापमान होता है, उसको बोलते हैं क्राफ्ट तापमान, ठीक है, और वो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के ऊपर ही होता है। टिंडल प्रभाव एक ऐसे कोलाइडी विलयन में देखा जाता है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था का अपवर्तनांक परिक्षेपण माध्यम के समान ही हो, ठीक है। अब बताओ बेटा डी का क्या होगा, मतलब चौथा कथन कैसा होगा। ये भी हमारे पास बेटा करेक्ट ही है, ठीक है। फोर्थ वाला भी बेटा हमारे पास करेक्ट ही होगा कि टिंडल प्रभाव ऐसे कोलाइडी विलयन में ही देखा जाता है जिनमें परिक्षेपित प्रावस्था का अपवर्तनांक परिक्षेपण माध्यम के समान होता है। चौथा मैंने मिसेल का निर्माण किसी भी विलायक में किसी भी तापमान पर सरफेक्टेंट घोलने से होता है, नहीं। उसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो ए, बी और डी होगा बेटा, मतलब कथन 1, 3, 4। अब यहां पर संबंध देखो बेटा, हमें ढूंढने हैं 1 और 2। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, कम होना चाहिए भाई। टिंडल प्रभाव का ऐसे कोलाइडी विलयन के लिए देखा जा सकता है जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था का अपवर्तनांक परिक्षेपण माध्यम के समान ही हो, तो ये हमारे पास गलत होगा। असमान भी होगा तो भी दिखता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। वो एंगस्ट्रॉम के लिए बात होती है। वो कण का साइज जो है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के बराबर होना चाहिए, उसके समान होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका मतलब नहीं है। करेक्ट आंसर होगा बेटा 1 और 2। 1 और 2 ए ऑप्शन को आप टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे आता है बेटा IIT जेईई एडवांस 2021 कोलाइडो से संबंधित फिर से सही और कथन पहचानना है हमें। क्या होगा बेटा, किसी विद्युत अपघट्य कोलाइडी द्वारा सॉल को अवक्षेपित करने की प्रक्रिया को पेप्टाइजेशन कहा जाता है। असत्य है बेटा। पेप्टाइजेशन होता है किसी एकदम से ताजे ताजे अवक्षेप से बने कोलाइडी विलयन को बनाना, ना कि अवक्षेपण कराना। अवक्षेपण वाले को तो हम लोग बोलते हैं कोएगुलेशन, स्कंदन, ठीक है। तो किसी विद्युत अपघट्य द्वारा कोलाइडी सॉल को अवक्षेपित करने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं, पेप्टाइजेशन नहीं कहते। तो ये तो गलत हो गया भाई। आगे देखिए, समान सांद्रता पर कोलाइडी विलयन का हिमांक वास्तविक विलयन की तुलना में अधिक होता है। नहीं भाई, कोलाइडी कणों का जो हमारे पास वो होता है ना आयनों का आकार, वो ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब साइज बड़ा होता है वास्तविक विलयनों से।
इसीलिए उनमें जो वाष्पीकरण होगा वो क्या होगा बेटा, कम होगा, और वास्तविक विलयन में वाष्पीकरण थोड़ा ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा वाष्प दाब में परिवर्तन आएगा तो आपका हिमांक में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो भाई ये तो नहीं है, वास्तविक विलयन का तुलना में कम नहीं, मतलब कम होता है, ज्यादा नहीं होता। फिर है हमारे पास क्रांतिक मिसल सांद्रता, जिस पर सरफेक्टेंट मिसल बनाते हैं, वह तापमान पर निर्भर करती है। देखो सीएमसी वो होती है जब हमारे पास मिसल बनना चालू हो जाते हैं, और सीएमसी ताप पर निर्भर करती है, तो ये करेक्ट हो गया। मिसेल मैक्रोमोलिकुलर बृहत आणविक कोलाइडी होते हैं बेटा, बिल्कुल, कि बृहत आणविक का मतलब होता है कि पहले एक कण जब होता है कम सांद्रता में होते हैं तो ये मिसल नहीं बनाते, अधिक सांद्रता पे जाने पर ये बना लेते हैं। तो सी और डी करेक्ट आंसर होगा बेटा। फिर हमारे पास आता है भाई आईआईटी जेईई एडवांस 2017, इथेन और नाइट्रोजन के क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर 573 केल्विन और 126 केल्विन है। तो एक निश्चित तापमान पर सक्रिय चारकोल की समान मात्रा पर नाइट्रोजन की तुलना में इथेन का अधिशोषण अधिक होगा। आपको को मैं एक बात बताऊं बेटा, क्रांतिक ताप का फॉर्मूला होता है टीसी का 8a/27 ए और बी होते हैं वांडरवाल नियतांक। आपको यह भी पता होगा कि जो ए है वो आकर्षण को निरूपित करता है, और जिस गैस के लिए आकर्षण ज्यादा होता है उस गैस का अधिशोषण जल्दी हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास टीसी क्रांतिक ताप जिसका ज्यादा होगा बेटा, ए उसका समानुपाती ज्यादा होगा। अब टीसी का मान क्या है बेटा, इथेन का ज्यादा दे रखा है 573 केल्विन। ठीक है, तो ए भी इथेन का ज्यादा होगा, तो नाइट्रोजन की तुलना में अधिशोषण भी किसका ज्यादा होगा बेटा, इथेन का होगा। तो ये बात तो हमारे पास आ गई बेटा सत्य है। दूसरा है बादल एक पायस इमल्सन प्रकार का कोलाइड है जिसमें द्रव परिक्षिप्त प्रवस्था है और गैस परिक्षेपण माध्यम है। देखो बेटा, क्लाउड पायस थोड़ा ही होता है, इमल्शन में तो दोनों के दोनों द्रव होने चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, हटाओ। अधिशोषण की प्रक्रिया के दौरान तंत्र की एंथैल्पी में कमी और एंट्रोपी में कमी आती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब भी आप अधिशोषण करते हैं तो डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है और डेल्टा एस का मान भी नेगेटिव होता है दोस्तों। सही है सी। कोलाइडी कणों की ब्राउनियन गति कण के आकार पर निर्भर नहीं करती लेकिन विलयन की श्यानता पर निर्भर करती है। बताइए भाई, ऑप्शन नंबर डी। तो भाई देखो, जो ब्राउनियन गति है वो भी कण के आकार पर निर्भर करती है, पर यहां पर दे रखा है निर्भर नहीं करती, तो इसका मतलब डी आंसर इसका नहीं होगा, तो आंसर होगा ए और सी। ठीक है, दोनों को टिक कर देना भाई। नेक्स्ट हमारे पास आएगा भाई, जब O2 एक धात्विक सतह पर यानी मेटालिक सरफेस पर अधिशोषित होती है तो धातु में O2 के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इस अधिशोषण के संबंध में सही कथन बताना है। आईआईटी जेईई एडवांस 2012। इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा बेटा, इसके लिए आप ऑक्सीजन का ना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना। ठीक है, तो यहां पर होता है बीएमओ, एबीएमओ, बीएमओ, एबीएमओ, और ऑक्सीजन के लिए क्या होता है बेटा, ऐसे करके, ऐसे करके होता है। तो बोलते हैं 1s सिग्मा, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और इसको उल्टा कर देना ऐसे। तो ये होगा बेटा हमारे पास 2p जेड सिग्मा, 2p वाई, 2px। अरे भैया तो गड़बड़ हो, 2px पाई, 2py पाई, अब 2px पाई एंटी बॉन्डिंग, 2py पाई एंटी बॉन्डिंग, और 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। वैसे ऑक्सीजन में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 और 8 16, क्योंकि O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, जब कभी भी ऑक्सीजन मेटल की सतह पर जाएगी, तो मेटल यानी धातु का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, तो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलकर ऑक्सीजन में जाएगा। तो जैसे आने वाला ऑक्सीजन होगा वो कहां जाएगा बेटा, एंटी बॉन्डिंग में। अब एंटी बॉन्डिंग में जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा ना,
तो उसके लिए जो बंध की कोटि होती है, बॉन्ड ऑर्डर, वो कम हो जाता है और बंध की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बॉन्ड लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, O2 की भौतिक अधिशोषण नहीं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो बेटा भौतिक अधिशोषण थोड़ा ही होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। उष्मा मुक्त होती है, बिल्कुल होती है। O2 के पाई एंटी बॉन्डिंग में बिल्कुल कर जाएगा। O2 की बंध लंबाई बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जाने से बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो भाई ये हमारे पास एक छोटा सा लेक्चर था आप लोगों के लिए। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और एडवांस की तैयारी ऐसे ही जारी रखें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।